जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हर साल बहुत से भक्त केदारनाथ की यात्रा पर जाते हैं। अगर आप भी इस साल केदारनाथ की यात्रा पर जाने वाले हैं या केदारनाथ की यात्रा प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। जब मैं केदारनाथ की यात्रा पर गया था तो जो प्रॉब्लम मैंने फेस किया तो वो सारी बातें मैंने इस वीडियो में बताई हैं ताकि आपको प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े और आपकी केदारनाथ की यात्रा सफल और आरामदायक तरीके से पूरी हो जाए। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप केदारनाथ की यात्रा पर कैसे जा सकते हैं, कौन सा समय सही रहेगा, रुकने और खाने पीने की क्या व्यवस्था होगी वहां पर, और अगर आप सितंबर अक्टूबर में अपनी केदारनाथ की यात्रा प्लान कर रहे हैं तो आपको क्या बेनिफिट होगा और आपको टोटल कितने दिन का समय लगने वाला है। आप बहुत कम खर्च में कैसे केदारनाथ की यात्रा कर सकते हैं और हम वहां पर कहां कहां घूमें, और साथ ही साथ अगर आप पैदल यात्रा नहीं करना चाहते तो हेलीकॉप्टर की भी सुविधा वहां पर उपलब्ध है, तो आप 10 घंटे का सफर सिर्फ 10 मिनट में भी तय कर सकते हैं। इसकी भी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। पैदल ट्रैक के बारे में कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस वाली टिप्स मैं आपको देना चाहूंगा जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। अगर आप पैदल ट्रैकिंग करते हैं तो ये वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक वीडियो देखिएगा ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना होने पाए। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए ताकि ये वीडियो प्लेलिस्ट में हमेशा के लिए सेव हो जाए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी ही यात्रा से जुड़े हुए कई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बराबर अपलोड होते रहते हैं, तो उसका अपडेट आपको हमेशा मिलता रहे। बस कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए, हर हर महादेव। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको केदारनाथ कैसे पहुंचना है। केदारनाथ की यात्रा सोनप्रयाग से शुरू होती है और सोनप्रयाग तक पहुंचने के लिए आपको हरिद्वार और ऋषिकेश सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। हरिद्वार मुख्य रूप से सभी शहरों से रेल और परिवहन मार्ग से जुड़ा हुआ है। आप ट्रेन से बहुत आसानी से हरिद्वार तक पहुंच सकते हैं। अगर सस्ते ऑप्शन की बात करूं और अगर आप सिंगल पर्सन या सोलो ट्रैवलर हैं तो आप बस का ही प्रयोग करें। हरिद्वार बस स्टैंड हरिद्वार रेलवे स्टेशन के ठीक सामने है। हरिद्वार और ऋषिकेश से डायरेक्ट सोनप्रयाग के लिए बस अवेलेबल हो रही है। हरिद्वार से टोटल 5 बस चल रही है। पहली बस मॉर्निंग में 3:30 बजे, दूसरी बस 4:15 बजे, तीसरी बस 5 बजे चलती है और फिर बस जाएगी 6 बजे और फिर लास्ट बस चलती है करीब सुबह 7 बजे तक। अगर रास्ते में कोई भी लैंड स्लाइडिंग की प्रॉब्लम नहीं होती तो ये बस आपको सोनप्रयाग तक 8 घंटे में पहुंचा देगी और सभी बसेस का किराया 500 रुपए से 550 तक होता है। इसी तरह ऋषिकेश बस स्टैंड से सोनप्रयाग के लिए टोटल 7 से 8 बस चल रही है। ऋषिकेश से पहली बस मॉर्निंग में 3:15 बजे, दूसरी बस 4:30 बजे, तीसरी बस 5:30 बजे चलती है, यानी कि हर 1 घंटे के अंतराल में बस चलती है और लास्ट बस दोपहर के समय 12 से 1 बजे के करीब आपको मिलेगी और सभी बसेस का किराया 500 रुपए से 550 तक होता है। यहाँ से आप 6 से 7 घंटे में सोनप्रयाग पहुँच जाएंगे। अब बात करते हैं कि आपको बस का टिकट कैसे लेना चाहिए। आप हरिद्वार बस स्टैंड में जाके भी बस का टिकट डायरेक्ट ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बस की ऑनलाइन टिकट भी बुक कर सकते हैं। थर्ड पार्टी ऐप से टिकट बुक करने पर आपको किराया थोड़ा ज्यादा पे करना होगा जो कि 1000 रुपए से 1200 रुपए तक हो सकता है। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। तो सोनप्रयाग पहुंचने के लिए हरिद्वार से आप शेयर टैक्सी या प्राइवेट टैक्सी का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर कार की बात की जाए तो 5 सीटर कार अगर आप लेकर जाते हैं तो इसका किराया आपको 12,000 से 15,000 देना पड़ेगा और अगर आप 7 सीटर कार लेकर जाते हैं तो इसके लिए आपको 15,000 से 18,000 रुपए तक चार्ज देना पड़ सकता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप चाहें तो अपनी कार या फिर बाइक लेकर भी सोनप्रयाग तक जा सकते हैं। सोनप्रयाग से आगे कोई भी प्राइवेट व्हीकल नहीं जाता है। सोनप्रयाग में बहुत बड़ी पार्किंग बनी हुई है। अगर आप अपनी कार या बाइक लेकर जा रहे हैं और वहां पर पार्क करते हैं तो कार पार्किंग का 100 रुपए और बाइक पार्किंग का 50 रुपए पर डे के हिसाब से आपको चार्ज देना होगा। अब बात करते हैं सोनप्रयाग में रुकने की क्या व्यवस्था होगी, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कि आपको केदारनाथ की यात्रा कब करनी चाहिए। केदारनाथ मंदिर के कपाट 6 महीने के लिए ही खुले होते हैं। मई महीने में केदारनाथ के कपाट अक्षय तृतीया खुल जाते हैं और दीपावली के आसपास अक्टूबर नवंबर में बंद कर दिए जाते हैं। तो मेरे हिसाब से आप अपनी केदारनाथ की यात्रा सितंबर से अक्टूबर के महीने में प्लान करिएगा क्योंकि इस समय यहाँ पर भीड़ भी कम होती है और मौसम भी काफी अच्छा होता है और ज्यादा भीड़ भाड़ ना होने की वजह से बजट भी बहुत कम आता है, तो आपकी केदारनाथ यात्रा आराम से कंप्लीट भी हो जाती है। इसके अलावा अगर आप मई जून में केदारनाथ की यात्रा पर जाते हैं
हैं तो उस समय वहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है। कई बार तो रूम वगैरह भी अवेलेबल नहीं हो पाते, खर्चा भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और अगर आप अपनी यात्रा की प्लानिंग जुलाई अगस्त में करते हैं तो मानसून के होने की वजह से वहाँ पे बहुत अधिक बरसात देखने को मिलती है, जो कि आपकी यात्रा का मजा किरकिरा कर सकती है। तो इसलिए मेरा सजेशन है कि आप अपनी यात्रा सितंबर अक्टूबर में प्लान करिए। तो दोस्तों अब हम सोनप्रयाग तक पहुंच चुके हैं, तो बात कर लेते हैं सोनप्रयाग में रुकने की क्या व्यवस्था होगी। तो सोनप्रयाग में बहुत सारे गेस्ट हाउस, लॉज और होटल बने हुए हैं। अगर उनके किराए की बात करूं तो मई जून में 1500 रुपए से लेकर 3000 रुपए तक होता है, और अगर ऑफ सीजन यानी कि सितंबर अक्टूबर में जाते हैं तो यही रूम आपको 400 रुपए से लेकर 500 रुपए में आसानी से अवेलेबल हो जाता है। इसके अलावा सोनप्रयाग में डॉर्मेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। वहाँ पर पर्सन के हिसाब से आपसे 200 रुपए से 300 रुपए का चार्ज लिया जाता है, तो आप डॉर्मेट्री में भी नाइट स्टे कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि केदारनाथ पहुंचने से पहले आपको चारधाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होता है, जिसे आप घर बैठे भी अपने मोबाइल से बनवा के ले जा सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको अपनी यात्रा की प्लानिंग कैसे करनी है। हरिद्वार या ऋषिकेश से आप अपनी यात्रा की शुरुआत करिएगा। सुबह सुबह हरिद्वार या ऋषिकेश से जब आप निकलते हैं तो शाम तक सोनप्रयाग तक पहुंच जाएंगे। सोनप्रयाग में पहुंचने के बाद आपको अपने बजट के हिसाब से रुकने की व्यवस्था कर लेनी है। सोनप्रयाग में नाइट स्टे करने के बाद आपको सुबह 4 बजे उठ जाना है, और उसके बाद जाना होता है हमें गौरीकुंड। गौरीकुंड के लिए वहां पर प्राइवेट टैक्सी चलती है, जो कि 30 रुपए से 50 रुपए तक पर पर्सन का चार्ज लेती है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड की दूरी लगभग 5 किलोमीटर की है, तो आप सुबह 4 बजे लाइन में लग जाइए। गौरीकुंड में गौरी माता का मंदिर बना हुआ है, जिसके आप दर्शन कर सकते हैं, और यहीं से केदारनाथ मंदिर के लिए पैदल यात्रा की शुरुआत होती है। जो भक्त पैदल यात्रा नहीं कर सकते उनके लिए यहाँ पर घोड़े खच्चर और पालकी की व्यवस्था भी होती है। घोड़े खच्चर के लिए आपको 2300 रुपए और पालकी के लिए आपको 5000 से 7000 रुपए देने पड़ सकते हैं। यहाँ पे हेलीकॉप्टर की सुविधा भी उपलब्ध है। आपको हेलीकॉप्टर का टिकट कैसे मिलेगा, तो उसके लिए एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो मैंने चैनल पर अपलोड कर दिया है, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दे रहा हूँ। गौरीकुंड से जब आप पैदल यात्रा की शुरुआत करते हैं तो रास्ते में आपको तरह तरह के प्राकृतिक दृश्य देखने को मिलेंगे। तो आगे बात करते हैं कि हमारा अगला टॉपिक है साथ में क्या क्या लेकर जाएं। तो मैं आपको बता दूं, स्पेशली आपको गर्म कपड़े लेकर जाने होंगे। इसके अलावा वहाँ का मौसम हमेशा चेंज होता रहता है, बारिश कभी भी आ सकती है, तो रेनकोट आपके पास हो तो बहुत ही बढ़िया है, उसे लेकर जरूर जाइएगा। अगर आप चप्पल में ट्रैकिंग कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, इसलिए शूज पहनना बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा। और इसके अलावा मेडिसिन वगैरह भी अपने साथ जरूर रखिएगा। आपको वहाँ पर जगह जगह पर वॉशरूम और फर्स्ट एड सेंटर की फैसिलिटी देखने को मिल जाएगी। ट्रैक करते समय पानी की आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि बीच बीच में आपको पानी के नेचुरल रिसोर्स मिलेंगे, तो आप वो पानी पी सकते हैं। अगर आप अपनी यात्रा सुबह के समय शुरू करते हैं तो शाम तक आप केदारनाथ मंदिर तक पहुंच जाएंगे। भक्तों के रुकने की और खाने पीने की व्यवस्था बेस कैंप में की जाती है। बेस कैंप की दूरी केदारनाथ मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर की होती है। तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बेस कैंप में रुकने की कैसी व्यवस्था होगी। वैसे तो बेस कैंप में बहुत सारे टेंट लगे होते हैं, जिनका किराया 400 रुपए पर पर्सन के हिसाब से लिया जाता है, और आप इन टेंट में भी रुक सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर गढ़वाल मंडल विकास निगम यानी कि GMVN के भी गेस्ट हाउस बने हुए हैं, जिनमें आप रात में नाइट स्टे कर सकते हैं। यहाँ पे टोटल GMVN के 3 गेस्ट हाउस हैं, जिनके नाम है नंदी कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, नंदी कॉम्प्लेक्स सेकेंड और स्वर्गारोहिणी कॉम्प्लेक्स। नंदी कॉम्प्लेक्स में पर पर्सन के हिसाब से आपको 800 रुपए का चार्ज देना पड़ता है। इसमें बिस्तर बेड पर लगे हुए होते हैं। और जो नंदी कॉम्प्लेक्स सेकेंड है, इनमें आपको 400 रुपए पर पर्सन के हिसाब से चार्ज देना पड़ता है, लेकिन ये ग्राउंड बेड होते हैं, मतलब कि जमीन पर ही बिस्तर लगे हुए होते हैं। इसके अलावा अगर स्वर्गारोहिणी कॉम्प्लेक्स के रूम की बात की जाए तो इसके लिए आपको पर पर्सन 1000 रुपीज का चार्ज देना होता है, तो आप पूरा रूम बुक करके भी रोहिणी कॉम्प्लेक्स में रुक सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपको इन रूम की बुकिंग कैसे करनी है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप ऑफलाइन तरीके से वहां पहुंचकर अपनी रूम की बुकिंग करना चाहते हैं तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि वहां पे सभी रूम की बुकिंग पहले ही ऑनलाइन हो जाती है। इसलिए अपनी यात्रा करने से पहले ही आप भी इन रूम की ऑनलाइन बुकिंग कर लीजिए। आपको गढ़वाल मंडल विकास निगम की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, डॉर्मेट्री और रूम की बुकिंग कर लेना है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं अब यहाँ पर कि आपको खाने पीने की क्या व्यवस्था मिलेगी। तो केदारनाथ की यात्रा में आपको 100 रुपए से 150 रुपए में भरपेट खाना खाने को मिल जाता है, और यहाँ पर थाली सिस्टम ही देखने को मिलता है। अगर आप बेस कैंप तक शाम को 5 से 6 बजे के आसपास पहुंच जाते हैं तो रात में बेस कैंप में आप अपना सामान रख दीजिए। सामान रखने के बाद फ्रेश हो जाइए। थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद आप केदारनाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए चले जाइए। केदारनाथ मंदिर का जो समय है वो सुबह 5 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक होता है। रात को दर्शन करने के बाद आप वापस अपने रूम में आ जाइए। दूसरे
दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके प्रभु केदारनाथ के दर्शन करने के लिए लाइन में लग जाइए। तो आप लाइन में लग के ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए भोलेनाथ के दर्शन कर सकते हैं। केदारनाथ मंदिर में जो सुबह का नजारा होता है वो किसी स्वर्ग से कम नहीं होता है। सुबह की पहली किरण जब पड़ती है केदार घाटी में तो लगता है कि जैसे मानो आप स्वर्ग में आ गए हो। मंदिर के ठीक पीछे एक बहुत बड़ी शिला आपको देखने को मिलेगी। ये वही भीमशिला है दोस्तों, जो 2013 की आपदा जब आई थी तो ऊपर से एक बहुत बड़ा पर्वत का टुकड़ा यहाँ पर आकर मंदिर के पीछे रुक गया था, जिसकी वजह से पानी का जो बहाव था वो 2 हिस्सों में बट गया और मंदिर में किसी भी तरह की कोई क्षति नहीं हुई। ये भगवान की महिमा ही है कि पत्थर के बीच में आना और यहाँ से पानी का 2 मार्ग में बट जाना। तो आगे मैं बात करता हूँ कि आपको केदारनाथ मंदिर के दर्शन करने के बाद वहाँ पर कहाँ कहाँ विजिट करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भैरव मंदिर की दूरी केदारनाथ मंदिर से लगभग आधा किलोमीटर की होती है। आप वहां तक पैदल ही जा सकते हैं। दूसरा स्थान है वासुकी ताल की दूरी मंदिर से लगभग 6 से 7 किलोमीटर की पड़ती है। और तीसरा स्थान है गांधी सरोवर, इसकी दूरी मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर की पड़ती है। अब बात करते हैं कि आपको पूरी यात्रा को करने में टोटल कितने दिन लगेंगे। तो आप ये मान के चलिए आपको 4 दिन का स्टे लेना पड़ सकता है, 2 दिन जाने के लिए और 2 दिन आने के लिए। यहाँ पर मैं केवल हरिद्वार से लेकर केदारनाथ की यात्रा और वहां से वापस हरिद्वार तक आने का बता रहा हूँ, जिसके लिए आपको टोटल 4 दिन लग सकते हैं। तो दोस्तों आखिरी में बात कर लेते हैं कि आपको कितना खर्चा आएगा। अगर आप सितंबर अक्टूबर में अपनी केदारनाथ की यात्रा प्लान करते हैं और बाय बस अगर आप जाते हैं तो आपका खर्चा 3000 से 3500 के आसपास आने वाला है। और अगर आप यही यात्रा मई जून के महीने में प्लान करते हैं तो आपका खर्चा 7000 से 8000 के आसपास आता है। तो ये था केदारनाथ यात्रा का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। आप किसी दूसरे वीडियो में खो जाएं इससे पहले आप यात्रा जीवन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। अगर केदारनाथ यात्रा से जुड़ा कोई भी सवाल आपके मन में है तो आप कमेंट में या इंस्टाग्राम पर अपने सवाल पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी आपसे एक नई वीडियो में एक नई यात्रा के साथ, एक नई जानकारी के साथ। आपकी यात्रा मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।